नमस्कार। प्रोग्राम हेल्थ टाइम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में आपको हेल्थ से संबंधित जानकारियां देने के लिए अलग अलग डॉक्टर से रूबरू कराते हैं। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अग्रवाल आयुर्वेदिक पंचकर्मा एंड रिसर्च सेंटर, हाउस नंबर 1669 फेज 7 मोहाली में, जहां आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल जी से। डॉक्टर अग्रवाल आयुर्वेदिक पंचकर्मा एंड रिसर्च सेंटर में आयुर्वेदिक और पंचकर्म चिकित्सा मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर की जाती है। यह सेंटर 2008 में डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल के सानिध्य में शुरू किया गया। डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल आयुर्वेद और पंचकर्म के सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं और कई एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर लेक्चर देते रहते हैं। ऑल इंडिया रेडियो और कई टीवी चैनल्स पर आप इन्हें आयुर्वेद की जानकारी देते सुन सकते हैं। डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल ने 11 साल से भी ज्यादा समय के कैरियर में आयुर्वेद और पंचकर्म की स्टडीज और रिसर्च करके ऐसे मेडिसिन फार्मुलेशंस और ट्रीटमेंट टेक्निक्स डेवलप किए हैं जिनसे अर्थराइटिस, शर्टिका, सर्वाइकल और बैक पेन जैसी बीमारियां जड़ से ठीक हो जाती हैं। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अग्रवाल आयुर्वेदिक पंचकर्मा एंड रिसर्च सेंटर, हाउस नंबर 1669 फेज 7 मोहाली में, जहां आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल जी से, जो हमें जानकारी देंगे आयुर्वेद के इलाज के बारे में और शारीरिक दर्दों के बारे में कि किस तरह आप आयुर्वेद के जरिए उन दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आयुर्वेद हमारे जो दर्शक हैं या फिर हम लोग हैं, सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। तो आयुर्वेद के मद्देनज़र अगर हमें, जैसे कि बहुत से हमारे पेशेंट हैं जो दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो जोड़ों का दर्द हो, चाहे वो किसी भी तरह का दर्द हो। आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो भी दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों हो रहा है दर्द, इसके क्या कारण है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, दर्द क्यों हो रहा है उसके लिए जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आयुर्वेद के सिद्धांत क्या हैं। आयुर्वेद किस चीज़ को मानता है। हमारा जो शरीर है वो पंचभौतिक है। पंचभौतिक मतलब 5 बेसिक तत्व से बना है। वो 5 बेसिक तत्व हैं आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी। ये 5 बेसिक तत्व एट द टाइम ऑफ बर्थ आपकी प्रकृति को बनाते हैं। प्रकृति मतलब नेचर, किस तरह के इंसान हैं आप और किस तरह को आप जिएंगे इन फुल टाइम, आपको पता, पूरी लाइफ टाइम आप कैसे जिएंगे इसमें पता चलता है। ये जब आप प्रकृति के हिसाब से आहार विहार, आहार मतलब खाना पीना और व्यवहार मतलब जीना, जब आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। जब आप इसके विरुद्ध जाएंगे तो डिजीज़ेस आती हैं जो कि दर्द का या किसी भी डिजीज़ का कारण बनती हैं। साथ में ही ऋतु के हिसाब से अगर हम खान पीन, आहार विहार करेंगे, उसके हिसाब से ही चलेंगे तो भी हम डिजीज़ फ्री रहेंगे। तो इसके हिसाब से प्रकृति और ऋतु दोनों के हिसाब से उनके पर्याय हमें चलना पड़ेगा। अगर हम उनके पर्याय चलते हैं तो ठीक रहेंगे। आहार में अगर हम बात करें, आहार विहार में अगर हम दर्द की बात करें, स्पेशली अगर आहार की बात करें तो आहार में हम स्पेशली वातवर्धक आहार, जैसे कि सूखी रूक्ष चीज़ें खाते हैं। वो एक डिफरेंट बात है। आजकल घी खाना तो एक डिफरेंट पैथी में आ जाता है, मगर इसको हम नहीं डिस्कस करेंगे अभी। बट फिर भी अगर रूखा सूखा हम भोजन करते हैं, भुने बुझे हुए चने, जिसमें भोजन खाने से क्रिस्प की आवाज़ आती है, जो क्रिस्पी भोजन है वो वातवर्धक आहार है, उससे खाते हैं। और आजकल हम स्पेशली अगर हम छोटे बच्चों से बड़े तक की बात करें, हमारी शुरुआत ही है जो होती है आजकल जंक फूड से। यही एक बेसिक कारण है, जंक फूड है। मैदा हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैगी हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये सारा वातवर्धक आहार है। ये जब हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे वात जो है, वायु शरीर के अंदर, समझ लीजिए फर्मेंटेशन ऑफ फूड वो ज़्यादा बढ़ता है। फर्मेंटेशन मतलब जो खाना है वो पचता नहीं है, उसके कारण गैस, एसिडिटी बनती है। यही वायु पेट से होके सारे शरीर में फैलती है और विभिन्न विभिन्न जोड़ों में जाके दर्द का उद्भव करती है। और साथ में प्रकृति की बात करें, जैसे अभी आपको पता ही है कि शरद ऋतु आ रही है, सर्दी हो रही है। अगर धीरे धीरे करके हम गर्मियों के कपड़े छोड़कर और अगर सर्दियों के कपड़े नहीं डालेंगे तो क्या होगा, खांसी जुकाम वगैरह वगैरह इस तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो इसीलिए ऋतु के हिसाब से खान पीन, आहार विहार और प्रकृति के हिसाब से खान पीन, आहार विहार करना हमें पड़ेगा। साथ में आजकल हमारा वर्क प्रेशर, आजकल हम जो काम करते हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं उसको हम बहुत होलिस्टिकली करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 12 बजे तक हम काम ही करते रहते हैं। ओवर ट्रैवलिंग करते हैं हम लोग,
जब ओवर ट्रैवलिंग, ओवर वर्किंग जब हो जाती है, तब भी वात की वृद्धि होती है, जिसके कारण दर्द बढ़ जाते हैं। और उसी से माइंड भी स्टेटस बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। जब आपका माइंड रेस्ट नहीं करता, आप 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, मगर उसमें भी नींद पूरी नहीं आती, माइंड अपनी हाइपर एक्टिविटी करता रहता है। जब माइंड खुद चलता रहेगा, आप सो नहीं पाओगे, साउंड स्लीप नहीं मिलेगी, तब भी वात का उद्भव होता है, जिससे कि स्ट्रेसफुल या फिर स्पेशली हेडेक्स, उसमें भी वात वृद्धि की वजह से पेन एक्स बढ़ते हैं। और जिससे कि धीरे धीरे करके कैल्शियम डीजनरेशन, कैल्शियम की कमी आ जाती है खून में, और उसके बाद फिर बोन डिग्रेडेशन होती है। हड्डियों में जब कमी आ जाए, उसके बाद वात बढ़ने के कारण पेन्स एक्स बढ़ जाते हैं। और सबसे कॉमन आपने देखा होगा नी पेन्स, संधिगत वात जिसको हम कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। जब बोन डिग्रेडेशन शुरू होती है तो सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो है हड्डियों के कड़कड़। जब आप चलते हैं तो क्रिक क्रिक की आवाज़ जो है वो बढ़ जाती है, और इसी से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या आजकल बन गई है कि कई लोग का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो चलते फिरते नहीं है, वो सारा दिन बैठे रहते हैं, जिससे कि मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा भी दर्दों का एक मेन कारण बन गया, क्योंकि वेट ज़्यादा होगा तो सारा वेट घुटनों पे आएगा, तो उसी से फिर घुटनों की तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। जी बिल्कुल, दर्शकों, आहार प्रॉपर तरीके से ना लेने की वजह से और साथ में प्रॉपर रेस्ट ना लेने की वजह से और मोटापा आपके जो शरीर में दर्दों का एक मुख्य कारण बन चुका है, जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया है। डॉक्टर साहब, आपने बात की थी संधिगत वात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल में जानकारी दें कि वो है क्या। जब वात की वृद्धि हो जाती है और वात जब घुटनों तक पहुंच जाता है, तो उससे क्या है, रुक्षता आ जाती है। रुक्षता आने से जो साइनोवियल फ्लूइड है आपके घुटनों के अंदर, वो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां जो हैं, जो ये हड्डियां हैं, उसके बीच में एक कार्टिलेज होती है, उस कार्टिलेज को घिसना शुरू कर देती है हड्डियाँ। जब कार्टिलेज घिसती हैं तो दर्द होता है। अब इसके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ दवाइयाँ देते हैं और कुछ ऑयल दे देंगे, जिससे कि मसाज करने से दर्द चला जाएगा। बट धीरे धीरे करके अगर आप इसका मूल कारण नष्ट नहीं करते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं, जो कि वात है, तो उससे क्या है, हड्डियाँ अपने रगड़ना बंद नहीं करती हैं और कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और लास्ट स्टेज, जब हमारे पास जनरली आयुर्वेद में जब पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब अभी तो हमें डॉक्टर ने हमें ऑपरेशन बता दिया कि घुटने चेंज करा लो, उस स्टेज में भी आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि घुटनों को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए अर्थराइटिस की, तो अर्थराइटिस को यहाँ पर लगातार हमारी बात चल रही है आयुर्वेद के बारे में, तो अर्थराइटिस को आयुर्वेद में किस तरह से मेंशन करेंगे आप? आर्थराइटिस यानी आमवात, आयुर्वेद में आर्थराइटिस को आमवात कहा गया है। और स्पेशल एक सिम्टम है जिसमें, जो कि कहा गया है इसके लिए, कि इसमें बिच्छू जैसे काटने की वेदना होती है, बॉडी में स्टिफनेस होगी, बिच्छू जैसे काटने की वेदना होगी, यही एक मेन इसके लक्षण कहे गए हैं। साथ में इसका कारण क्या है, आम वात का कारण क्या है? आम वात 2 शब्दों से बना है। आम का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब कि जो खाना पचा नहीं है, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम आम कहते हैं। उसको कच्चा आम रस या आम कहते हैं, जो कि ब्लड से पूरे जॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। जब ये आम रस जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होता है, वो ये वात के साथ मिलके पेन्स एक्स करता है, जिसको कि हम आम वात कहते हैं आयुर्वेद में। तो जब ये जाके डिपॉजिट होता है तो कुछ शुरुआत में सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि मुंह का टेस्ट खराब होना, जीभ का कोटेड होना। आजकल हम टंग क्लीनर से रोज़ जीभ सुबह साफ़ करते हैं, मगर ये स्पेशली आम वात का एक मेजर सिम्टम है। फिर उसके बाद बिना काम किए अंगों में थकावट, सारा दिन थके रहना, नींद कम आना, और सुबह उठते ही एकदम से स्टिफ बॉडी लगना, ये आमवात के मूलभूत या शुरुआत के लक्षण हैं। और इसके बाद धीरे धीरे करके आमवात होता रहता है। और आमवात में क्या है कि कुछ इस तरह की पेन होते हैं कि पेशेंट सिर्फ डॉक्टर को बदलता है, मगर असर कुछ नहीं होता। मगर मैं बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद के अंदर इसी का एक इलाज है, जो असली इलाज है वो आयुर्वेद में ही है आमवात का। डॉक्टर साहब, हमने लगातार बात की है शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्दों के बारे में। अब हमने बात की अर्थराइटिस के बारे में, हमने बात की संधिगत वात के बारे में। इसके अलावा और कौन कौन से दर्द हैं जो आम पाए जा रहे हैं लोगों के बीच में? इसके साथ ही हम कंटिन्यूसली देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट सर्वाइकल पेन के लिए, लोअर बैक के पेन के तो हर गृहिणी को हो रहा है आजकल। फिर उसके बाद शाटिका पेन, स्लिप डिस्क जैसी बीमारियां हम आजकल रेगुलर देख रहे हैं।
सर्वाइकल बैक पेन, स्लिप डिस्क तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। स्लिप डिस्क के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो ये दो मनके हैं हमारे, दो मनकों के बीच में एक डिस्क पड़ी होती है जिसको हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबल होती है, उसका नेचर फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब जिसके कारण हम मोड़ पाते हैं। अगर डिस्क ना रहे तो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए। तो ये डिस्क जो है, जब स्टिफनेस बॉडी में बढ़ जाती है तो ये मनके जो हैं या फिर किसी और कारण से ये मनके खिंचे जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो डिस्क है ये बाहर की तरफ आ जाती है। बाहर आती है मतलब पीछे से हमारी यहाँ से शुरू होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि नीचे की तरफ जा रही है, उस स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करती है। जब ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करने शुरू करती है तो स्लिप डिस्क नाम का हम एक बीमारी हम कहते हैं कि शुरू हो गई है, जिसके कारण पेशेंट इस तरह से बैक पेन लेके आता है कि एक्यूट पेन है, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन है। और इसी का एक अग्रभाग है, जब ये बैक पेन रेगुलर रहे, ठीक ना करें, इस कारण को हम ठीक ना करें तो ये शाइटिका पेन या फिर स्टेनोसिस में बदल जाती है। सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है धीरे धीरे करके, तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। स्लिप डिस्क से शाइटिका, शाइटिका से स्टेनोसिस बनते हुए कुछ ही साल लगते हैं, तो इसको ठीक करना, इसके कारण को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। शाइटिका पेन में जो हमारी एक नस है यहाँ से निकलती है उसको शाइटिका कहते हैं। उस नस पे जब ये डिस्क प्रभाव डालती है, प्रेशर डालती है, तो वो पेन रेडिएट होकर नीचे अंगूठे तक जाता है। और दिस इज़ द ड्रेडेड कंडीशन। इसमें इंसान चल फिर नहीं पाता, लेग रेज नहीं कर पाता, स्टिफनेस हो जाती है बहुत सारी शरीर में। शाइटिका पेन में अगर अनट्रीटेड रहे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इस तरह से आता है कि यहाँ से शुरू होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और उसका एक छिद्र रहता है जिसमें से वो जाती है। इस छिद्र से वो निकलती है। जब इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस प्रेशर यहाँ से पड़ रहा है तो ये धीरे धीरे करके कैनाल कम हो जाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी, जिसके कारण धीरे धीरे करके कुछ और उपद्रव, कुछ और सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट में, जिसमें कि अंगों में भारीपन, स्पेशली लेग्स में हैवीनेस आ जाती है और इंसान चल फिर नहीं पाता। ये भी एक समझ लीजिए धीरे धीरे करके वात का ही सिम्टम है, क्योंकि वात जो है प्रसर कर रही है पूरे शरीर में और इससे धीरे धीरे करके इंसान चल फिर नहीं पाएगा और भी बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। जी बिल्कुल, दर्शकों आयुर्वेद से संबंधित जानकारियां देने के लिए डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आप भी किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर उनके क्लिनिक में आके उनसे मिल सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर और उनके क्लिनिक का एड्रेस लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, हम यूरिक एसिड के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं। आजकल ये प्रॉब्लम लेडीज़ में आम पाई जा रही है, खासकर गर्ल्स में भी ये प्रॉब्लम पाई जा रही है। आयुर्वेद में इस तकलीफ के बारे में क्या उपाय है या फिर ये क्यों हो रही है प्रॉब्लम? यूरिक एसिड की तकलीफ भी आजकल बहुत आम हो गई है। यूरिक एसिड की तकलीफ में स्पेशली देखा गया है कि हम लोग जो खान पीन, आहार विहार में जब हाई प्रोटीनिशियस डाइट लेते हैं, मतलब कि प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, पनीर ज़्यादा खाते हैं, अंडे ज़्यादा खाते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा खाते हैं, वो पचता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड खून में बनना ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से शरीर में गांठें और स्टिफनेस बढ़ जाती है। इस तकलीफ़ में भी हम अगर एलोपैथिक के हिसाब से चले तो उसमें एक दवाई देते हैं जिससे कि यूरिक एसिड की मात्रा खून में कम कर देते हैं, मगर हमारे पास कुछ इस तरह की दवाई रहती है जिससे लिवर मेटाबॉलिज्म, स्पेशली शरीर की चयापचय क्रिया है, उसको हम ठीक करते हैं, जिससे कि बार बार जो यूरिक एसिड की तकलीफ हमारे शरीर में आती है वो ना आए। डॉक्टर साहब, स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दें। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो पेन होती है स्पाइन में, स्पेशली चाहे ऊपर सर्वाइकल रीजन में या लोअर स्पाइन में 24 घंटे पेशेंट को पेन रहेगी। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि सीमेंट की तरह, जैसे हम एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़ देते हैं, वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये जो दो मनके हैं ये फ्यूज्ड हो जाएंगे। फ्यूज्ड होने का मतलब क्या है, ये जुड़ जाएंगे। जुड़ने के कारण क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी और साथ में पेन भी रहेगी, जिसके कारण जो इंसान एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वाला होगा वो मुड़ने तोड़ने में इस तरह से गर्दन अकड़ जाएगी या फिर उसकी स्पाइन अकड़ जाएगी। ये डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जिससे धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है और आयुर्वेद में ही इसका सही इलाज हमें मिलता है। अगर आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के हिसाब से अगर दवाई और प्रॉपर परहेज और चिकित्सा करते रहें
तो बिल्कुल ठीक रहेंगे आप सारी उम्र। आयुर्वेद से संबंधित विभिन्न जानकारियों के साथ डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अगर आप भी आयुर्वेद से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं या फिर उनके क्लिनिक आके उनसे मिल सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर और उनके क्लिनिक का एड्रेस लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, समस्या है तो समाधान भी है। हमने इतने सारे दर्दों के बारे में बात की, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें उन दर्दों के इलाज के बारे में, ताकि वो उन दर्दों से जल्दी छुटकारा पा सके। जब भी रोगी हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसका नाड़ी परीक्षण करते हैं। नाड़ी परीक्षण करके उसके दोषा की विकृति, दोषा का स्टेटस और विकृति क्या है वो देख के फिर उसको सबसे पहले हम उसका आहार, जो खाना खाना है वो बताते हैं। उसके बाद विहार, कैसे जीना है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, और तीसरे नंबर पे औषधि बताना ज़रूरी है, फिर जिससे कि चिकित्सा करने से आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब हमारे पास पेशेंट उसी स्टेज पे आता है जब क्योर, वो सभी जगह से उनको हाथ खड़े मिल जाते हैं कि हमारे पास क्योर नहीं है, और उन्होंने इतनी ड्रग्स खा ली होती हैं कि उसको डिटॉक्स करना ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें कुछ डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज या पंचकर्मा थेरेपी जिनको हम कहते हैं वो हमें करने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपने भी बात की पंचकर्मा ट्रीटमेंट की। पंचकर्मा ट्रीटमेंट में किस तरह से इलाज किया जाता है पेशेंट का, उसकी कौन कौन सी विधियां उसमें यूज़ की जाती हैं? ट्रीटमेंट में कुछ इस तरह की विधियां हैं जो कि सबसे पहले हम रोगी के, पेशेंट के पेन के हिसाब से कहाँ पर स्थित है उस हिसाब से कुछ विधियां हैं। अगर बात करें सबसे पहले बैक पेन की, तो बैक पेन में सबसे पहले हम कटी बस्ती करते हैं। एक प्रोसेस है जिसमें कि हम पीठ पे एक तरह का आटा लगा के उसके ऊपर गर्म तेल डालते हैं। ये तेल जो है डीपर टिश्यूज तक पेनिट्रेट करके फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है मसल्स में और लुब्रिकेशन का काम करता है और वात की वहाँ से निवृत्ति कराता है। जब वात उस स्थान पे नहीं रहेगी तो पेन चला जाएगा। तो इसी तरह अगर घुटनों में पेन हो तो जानुभस्ती, सर्वाइकल में पेन हो तो ग्रीवावस्थी, इस तरह से करते हैं। अगर पूरे शरीर में स्टिफनेस हो, पेन हो, गांठें हो, तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है पत्र पोटली। पत्र पोटली में हम बॉडी कुछ पोटली बनाते हैं, कुछ हर्ब्स डालते हैं, लगभग 15 से 20 हर्ब्स डालते हैं जो कि बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ली जाती हैं। उसके बाद उनको गर्म कर करके हम पूरी बॉडी पे सिकाई करते हैं। इससे स्टिफनेस जो है बॉडी की बाहर निकल जाती है, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद एंगुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताना चाहूँगा। स्पेशली एंगुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हम एक थेरेपी करते हैं जिसको हम नवराकीजी कहते हैं या फिर इसको षष्ठशाली स्वेद कहते हैं। षष्ठशाली स्वेद में हम एक बोलस बनाते हैं, एक पोटली ही बनाते हैं, मगर वो कुछ अलग चावल और कुछ अलग हर्ब्स की होती है, जिससे उसको भी रगड़ा जाता है पूरी बॉडी से, जिसके कारण पूरी बॉडी में जो स्वेलिंग है वो ख़त्म हो जाती है, पेन और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है और जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। और इसके बाद एक और थेरेपी है जिसके हम पिस्चिल कहते हैं। ये स्पेशली की जाती है उन पेशेंट्स में जिनमें शिफ्टिंग पेन्स एंड एक हो, कभी यहाँ पेन है, कभी यहाँ पेन है, कभी नीचे चली गई, कभी ऊपर चली गई। जब शिफ्टिंग पेन्स एंड एक्स होती हैं तब ये थेरेपी की जाती है। इसमें हम बॉडी को नहलाते हैं तेल से, पूरी बॉडी को नहलाया जाता है 7 से 14 दिन के लिए, जिससे कि शिफ्टिंग पेन्स एक्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब अगर इन पंचकर्मा प्रोसीजर से भी अगर रिजल्ट ना मिले, पेशेंट को आराम ना मिले, फिर उसके बाद हम शुद्धिकरण चिकित्सा करते हैं जो पंचकर्मा शुद्धिकरण चिकित्सा में आता है। शुद्धिकरण को इंग्लिश में डिटॉक्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की सर्विस रेगुलर कराते हैं, अगर सर्विस करने ही कराते तो क्या आता है, वो रुक रुक के चलना शुरू हो जाती है। अगर सर्विस कराते हैं तो उसके बाद बहुत अच्छी चलती है। उसी तरह से पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज हम करते हैं जिससे कि बॉडी की इंटरनल क्लींजिंग करते हैं। बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन चले जाते हैं। आप समझिए हम जो भी आहार खा रहे हैं वो टॉक्सिन से भरा है। जो हम चावल खाते हैं, जो कि हम गेहूं खा रहे हैं, उसके अंदर स्प्रेज किए जाते हैं, कितने तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर टॉक्सिन जा रहे हैं। वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना ज़रूरी है और ये रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप घर की सफाई, कार की सफाई रेगुलर करते हैं, वैसे ही इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन भी करना ज़रूरी है, जिसमें कि 5 ट्रीटमेंट्स, पंचकर्मा मतलब 5 ट्रीटमेंट्स, जिसमें कि पहला ट्रीटमेंट है वमन, विरेचन, वस्ती, नस्यम और रक्तमोक्षण, जो कि सुश्रुत के द्वारा कहा गया है। ये 5 ट्रीटमेंट्स हम करते हैं। स्पेशली अगर बात करें वात की, वातिक डिसऑर्डर्स की, तो हम स्पेशली उसमें ट्रीटमेंट करते हैं वस्ती। वस्ती को सर्वोत्तम चिकित्सा कही गई है वात की, जिससे कि वात निरसन हो जाती है, मतलब कि पेन बॉडी से निकल जाता है। इसमें दोषों का शुद्धिकरण करते हैं, मतलब कि जो दोष बढ़ गए, जैसे वात, पित्त, कफ 3 दोष कहे गए हैं। अगर वात बढ़ गया तो वात को बाहर निकालते हैं बॉडी से, जिससे कि अपने आप आपका शरीर नॉर्मल हो जाता है और दर्दें
धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आते हैं कि आपने किस तरह जीना है, किस तरह से खाना खाना है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो ट्रीटमेंट अधूरा रह जाता है, तो उसको फॉलो करना ही उतना ज़रूरी है जितना कि पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स कराना। वस्ती के बाद नस्यम। नस्यम में हम कुछ नाक में मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं जिससे कि एलर्जिक कफ, राइनाइटिस और साथ साथ माइग्रेन भी ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बात की पंचकर्मा शुद्धिकरण ट्रीटमेंट की कि इसमें बार बार रेगुलर जो है ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, तो कितने टाइम बाद पेशेंट को ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए? पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो है हमें ब्रोगी के सिम्टम्स के हिसाब से और नाड़ी देख के लगभग आप समझ लीजिए कि 6 महीने बाद या साल बाद रिपीट करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने लगातार बात की शारीरिक दर्दों के बारे में और उनके विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक इलाजों के बारे में। अगर बात की जाए माइग्रेन की, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है जो बिजी लाइफ की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या फिर टेंशन की वजह से बहुत आम पाई जा रही है। इसके क्या कारण है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है आयुर्वेद में? तो माइग्रेन में आधी शीशी के दर्द के साथ साथ जो उल्टी आने का मेन एक सिम्टम होता है, जब तक उल्टी ना आए तब तक ठीक नहीं होता है। तो इसमें हम नस्यम ट्रीटमेंट करते हैं, साथ में कुछ औषधियाँ देते हैं जिससे कि माइग्रेन बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। और साथ में आहार और विहार, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। विहार मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस। ये जनरली उन्हीं लोगों को होता है जो लॉन्ग टर्म फास्टिंग पे रहते हैं। सुबह 8 बजे खाया, फिर शाम को 8 बजे खाया, तो उसके बीच में भी खाना ज़रूरी है। हर 2 घंटे से 3 घंटे बाद हम कुछ ना कुछ खाने के देते हैं जिसके कारण उसका मूल जो कारण है उसको हम ख़त्म करें, जिससे कि डिजीज़ दोबारा से शरीर में ना आए। और साथ ही साथ जैसे मैडम ने कहा कि स्ट्रेस, डेफिनेटली स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस को भी हम ख़त्म करते हैं और नस्यम से स्ट्रेस बहुत हद तक दूर हो जाता है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए डिप्रेशन की, तो जो लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं उनका इलाज किस तरह से किया जाता है आयुर्वेद में? आजकल का लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, काम हम इतना ज़्यादा करते हैं कि स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, जितना जितना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है उतना उतना हम चिड़चिड़ापन, मूड ख़राब, कुछ इस तरह की तकलीफ़ों में आ रहे हैं। हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इंसान धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में आयुर्वेद में कुछ इलाज किया जाता है जिससे कि स्पेशली हम शिरोधारा कहते हैं। इसी डिप्रेशन के कारण कई बार इंसोम्निया, नींद ना आना जैसी बीमारी भी हो जाती है। उसमें हम शिरोधारा, नस्यम दोनों करते हैं और साथ में अभ्यंगम ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये इंसान को एकदम जो नसें इतना तनाव में रहती हैं उन नसों को हम रिलैक्स कराते हैं, जिसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन का भी रोल है। आयुर्वेदिक मेडिसिन स्पेशली मैं बताना चाहूँगा हमारे मेंटल लेवल पे काम करती है, जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं, मेंटल बॉडी। तो स्पेशली इसका जो देखा गया है कि रिजल्ट स्पेशली डिप्रेशन जैसी बीमारियां, इंसोम्निया जो डिप्रेशन के साथ साथ लोगों को हो जाता है उसमें करते हैं। साथ ही साथ पंचकर्मा थेरेपीज़ में हम कुछ थेरेपीज़ करते हैं जैसे कि शिरोधारा। आपने देखा होगा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ धारा ऑन टू योर फोरहेड। तो ये जो है कंटिन्यूस फ्लो, जब अब धारा बहती है आपके सिर पे, जिससे कि नसें को तनाव जो है रिलैक्स हो जाता है और आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। मगर साथ में मैं बताना चाहूँगा, जब तक तनाव नहीं ख़त्म होगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं ख़त्म होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको उन फैक्टर्स को कम करना भी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे दर्शकों को कोई ना कोई मैसेज जरूर दें। आयुर्वेद में कारण का बहुत महत्व है। अगर हम शरीर में के डिजीज़ के ऊपर एक्ट करते रहे और कारण ठीक नहीं किया तो कभी भी हम उस अचीवमेंट पे नहीं पहुंच पाएंगे कि हम निरोग रहें। तो उस कारण को ठीक करें, अपना आहार विहार ठीक करें, प्रॉब्लम की जड़ से मुक्ति पा सकें। आयुर्वेद में हम आहार और विहार पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, जिसके कारण कि सारी बीमारियां होती है। तो आप केवल अपना आहार ठीक करें, व्यवहार ठीक करें, जिसके कारण बीमारी आपके शरीर में आए ही ना। सही जिए, स्वस्थ रहें, स्वस्थ भारत का निर्माण करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे डॉक्टर श्रीधर अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें आयुर्वेद से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी दी। अगले प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, ताकि स्वस्थ रहें आप। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।